हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि दिख रहा होगा, आज का टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये टॉपिक भी टर्म 2 का ही पार्ट है, ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग को मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। बेसिकली मिनरल्स क्या होते हैं और कुछ कुछ मेन मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे आयरन एल्युमिनियम के बारे में पढ़ना है और इनके कंजर्वेशंस के बारे में पढ़ना है। बस यही दो चार टॉपिक ही है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में तो बिल्कुल डेफिनेटली 8 से 10 नंबर का तो इससे आना ही आना है। बस ध्यान से इस टॉपिक को सुनिए। एक सिंपल से स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैं इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज अ मिनरल? मिनरल को हिंदी में खनिज भी कहते हैं, बट हियर यू हैव टू राइट अ प्रॉपर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन दिया गया है, मिनरल इज डिफाइंड एज होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। याद रखिएगा, होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। होमोजेनस का मतलब होता है सिमिलर क्वांटिटी, सॉरी सिमिलर मैटर, एक ही तरह का चीज। हेट्रोजेनस हो गया, बहुत सारे चीज मिक्स होते हैं। होमोजेनस का मतलब होता है एक ही तरह का चीज मिक्स होना। तो मिनरल इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. इट इज फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क. Rocks are the combinations of homogeneous substances called minerals. तो ये बेसिकली ज़्यादातर मिनरल्स हम लोग को रॉक्स के लेयर में ही मिलते हैं। तो यहाँ भी इसलिए लिखा गया है रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हमें रॉक से ही मिलते हैं। तो सिंपल एक लाइन का 1 नंबर का आंसर है व्हाट इज अ मिनरल। तो मिनरल इज डिफाइंड एज होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मिनरल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल। भाई ये मोड ऑफ अकरेंस, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। तो मिनरल ज़्यादातर ओर्स में ही मिलता है, जैसे आयरन ओर। आयरन हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, आयरन हमें आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हिंदी में ओर को अयस्क कहते हैं। द टर्म ओर इज एन accumulation of any mineral mixed with other elements. जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होते हैं इसमें, तभी तो एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम आयरन को हेमेटाइट से निकालना चाहेंगे, हेमेटाइट आयरन के ओर का नाम है, तो हेमेटाइट बेसिकली पत्थर के रूप में होता है। उसको छोटे छोटे पीसेस में करके कोक और लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं और हॉट एयर चारों तरफ से उसमें डाला जाता है, छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, कोक और लाइमस्टोन गर्म होके, कोक तो कोयला है वो गर्म होता है और लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है वो पत्थर गल के उसमें जो मिट्टी के पार्ट्स या इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो ऊपर रह जाता है और उसमें जो लोहा का पार्ट होता है वो भारी होता है, वो नीचे जमा हो जाता है। तो मिनरल में बहुत सारे मटेरियल मिक्स होंगे ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स जनरली अकर इन फॉलोइंग फॉर्म। ये भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स इन विच दे अकर इन नेचर। तो इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, क्रेवाइसेस एंड फॉल्ट्स और जॉइंट्स। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के लेयर के बीच में मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलता है। इन सेडिमेंट्री रॉक ऑल्सो ए नंबर ऑफ मिनरल्स अकर्ड इन बेड और लेयर्स। तो इस तरीके से अलग अलग रूप में हमें मिनरल्स मिलते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ द surface rocks and the removal of the soluble constituents also forms the minerals. तो डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, ये जो सरफेस रॉक का जो डिकम्पोजिशन होता है, मतलब बड़े रूप से छोटे रूप में जब वो टूट कर बनता है, चाहे एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, टेम्परेचर हो, एयर हो, वाटर हो, चाहे किसी भी एजेंट्स के एक्शन के थ्रू जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें भी मिनरल्स निकलते हैं। मिनरल्स ऑल्सो अकर्स एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन द सैंड्स
ऑफ द वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ द हिल। मिनरल कहीं भी मिल सकता है, मिट्टी के अंदर भी मिल सकता है, मिट्टी के अंदर वैसे भी होता ही है। मिनरल्स अगर नहीं होंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स चाहिए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अगर ग्रो और डेवलप करना है तो मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन ह्यूमन के बॉडी में भी बहुत सारे मिनरल्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मिनरल्स की कमी हो तो हम लोग को उसके चलते बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे। इवन पेड़ पौधों को भी हम लोग मिनरल्स देते हैं, तब जाके हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। द ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स का अकरेंस कहाँ कहाँ पर है? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, एलिवियल डिपॉजिट्स, ओशन वाटर, ये सभी जगह मिनरल्स पाए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें किस मिनरल की ज़रूरत है। तो हमें जिस मिनरल की ज़रूरत है तो उस मिनरल को निकालने के लिए हम लोगों को वैसा ही प्रोसेस अपनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये याद रखना होगा, बेसिकली मिनरल्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। ये याद रखना होगा और इससे 100% क्वेश्चन किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आप लोग के चैप्टर एंड में जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को हमेशा लॉजिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो चैप्टर के अंदर से होगा। इसीलिए बेसिक चीज़ों को पकड़ो, टॉपिक को समझो। जिस हिसाब से हम सभी टीचर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक को समझिए। याद रखिए अगर बेस्ट होना है तो आपको बेसिक चीज़ क्लियर होनी ही चाहिए। जो भी स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हमको तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ज़रा सा खुद को चेक कर लीजिए कि क्या आपको बेसिक क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चंस जिस रूप में पूछे जाते हैं उस रूप में बिल्कुल पूछे नहीं जाएंगे। चैप्टर एंड तो बिल्कुल नहीं, वो तो जूनियर क्लासेस में पूछे जाते हैं। 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में खासकर क्वेश्चंस लॉजिकली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा होगा मगर बहुत घुमा के पूछा जाएगा, उसका आंसर बहुत ही सिंपल होगा। तो आपको जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक का मतलब होता है मूल ज्ञान, टॉपिक का जो मूल ज्ञान होता है वो क्लियर कर लीजिए, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मिनरल्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वो है मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। तो इसमें हम लोग मेटालिक में कुछ कुछ पढ़ेंगे। जैसे मेटालिक का मतलब ही होता है कि जिस जिस मिनरल्स में मेटल कंटेंट होता है उसको मेटालिक कहेंगे। नॉन मेटालिक जिस मिनरल्स में मेटल कंटेंट नहीं होते हैं। और एनर्जी मिनरल्स हो गया जैसे कोल, पेट्रोलियम, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। मेटालिक में भी कुछ कैटेगरी है। मेटालिक का कैटेगरी ये देखना की ज़रूरत होगी क्योंकि 1 या 2 नंबर का ये भी पूछा गया है, हाउ मेटालिक मिनरल्स आर क्लासिफाइड। वहाँ पर आपको ये दिखता है 1 नंबर का ही है, लेकिन 1 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको ये सारा चीज़ कम से कम 2 से 3 लाइन लिखना ही होगा। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दीजिएगा तो एग्जामिनर आपको उस हिसाब से मार्क्स भी नहीं देगा। मेटालिक मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो है फेरस कंटेंट, नॉन फेरस कंटेंट और प्रेशियस मेटल। तो ये 3 कैटेगरी में मेटालिक को बांटा गया। फेरस का मतलब होता है, फेरस आयरन का पुराना नाम है, Fe कहते हैं उसको। जिस मिनरल में आयरन कंटेंट होगा उसको फेरस मिनरल कहेंगे, और जिस मिनरल में आयरन कंटेंट नहीं होगा उसको नॉन फेरस कहेंगे। जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, बॉक्साइड हो गया। तो ये हो गया नॉन फेरस। लेकिन इधर जैसे आयरन ओर है, आयरन में आयरन ओर है तो आयरन होगा ही होगा। साथ ही साथ मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसमें भी आयरन कंटेंट होता ही होता है। याद रखिएगा, मैंने बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ये देखा है कि मैंगनीज इज ए डैश मिनरल, तो आपको वहाँ पर फेरस मिनरल लिखना होगा कि मैंगनीज में आयरन कंटेंट होता है। मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट में आयरन कंटेंट होता है। और इससे जुड़ा हुआ या तो ट्रू फॉल्स में पूछ देगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देगा, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा। 100% लेकिन किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछेगा। इसलिए अपने बेसिक्स को हमेशा मजबूत रखिए। नेक्स्ट है नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होता ही नहीं है। और इसके बाद है प्रेशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इसमें भी आयरन कंटेंट नहीं होता है, लेकिन ये प्रीशियस है इसलिए इनके कैटेगरी को अलग रखा गया है। नॉन मेटालिक में
माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स है। और एनर्जी मिनरल्स में तो हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में। बेसिकली आपको मेटालिक सेक्शन में जो फेरस मिनरल्स पढ़ना है उसमें हम लोग को आयरन ओर पढ़ना है। बहुत बार एक सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने देखा है कि हेमेटाइट इज द ओर ऑफ डैश। तो हेमेटाइट आयरन का ओर है, हेमेटाइट से ही आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट इन, उसमें डैश दे देगा तो वहां पर आपको आएगा ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन किया जाता है, चाहे हेमेटाइट हो, लेमेनाइट हो, और भी बहुत सारे उसके ओर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओर्स हैं जो आपके बुक्स में उसका बारे में दिया भी गया है। चलिए नेक्स्ट है कि फेरस मिनरल अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो ये पूरा का पूरा 3/4 पार्ट खुद में ही इंक्लूडेड है। 3/4 मतलब कितना ज़्यादा फेरस मिनरल्स का ही यूज़ होता है। और इसका सबसे बड़ा मैंने एक एडवांटेज ये भी है कि फेरस मिनरल ही दूसरे इंडस्ट्रीज़ के बेस भी बनते हैं। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज अगर लगाना है, अगर इंडस्ट्री लगाना है या घर लगाना है, तो आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आयरन फेरस मिनरल का ही पार्ट है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ एक्सप्लेन हाउ डिड द फेरस मिनरल इज द बेसिक ऑफ ऑल इंडस्ट्री। बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ भी कर लो हर जगह आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप टर्सरी सेक्टर रखो तो टर्सरी सेक्टर में हम बोल सकते हैं उसमें तो आयरन का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। टर्सरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट आता है, फाइनेंस आता है, बैंक आता है। बैंक की बात करेंगे तो बिल्डिंग तो चाहिए ना, बिल्डिंग के लिए आयरन चाहिए। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, मशीन्स तो चाहिए ना, गाड़ी घोड़ा, उसमें भी बनाने में आयरन चाहिए। तो हर तरीके से आप आयरन हमेशा से बेसिक ही रहा है हर इंडस्ट्री का। चलिए शुरू करते हैं। आयरन ओर, इट इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बहुत बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, डैश इज द बैकबोन ऑफ द मिनरल ग्रोथ या मिनरल इंडस्ट्री, तो वहां पर आपको आयरन लिखना होगा। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर with a very high content of iron up to 70%. It has excellent magnetic qualities. Hematite ore is one of the most important industrial iron ore. It contains up to 50 to 60% iron. याद रखना होगा कि मैग्नेटाइट में कितना परसेंट आयरन है, 70%, और हेमेटाइट में 50 to 60% आयरन कंटेंट होता है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स इससे बन सकता है। द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर ओडिशा, झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बल्लारी चित्रदुर्गा, ये कर्नाटक में आता है, चिकमंगलुरु और टुमकुरु बेल्ट, और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये 4 बेल्ट है स्पेशली आयरन के लिए। ये बहुत बार लोकेट करने के लिए भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि नेम 2 आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर आप लोग को याद रखना होगा छोटा नागपुर, ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट में छोटा नागपुर भी आता है, उड़ीसा में भी आयरन माइंस है। ये पूरा का पूरा बेल्ट है चूँकि झारखंड उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, तो जिस जगह से जुड़ा हुआ है वो बेल्ट आयरन ओर का ही है। नेक्स्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, बस्तर भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन चंद्रपुर महाराष्ट्र में आता है। तो चंद्रपुर और ये जो एरिया सटा हुआ है, लगा हुआ है, वो आपका आयरन ओर का बेल्ट हो गया। ये बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु ये कर्नाटक का बेल्ट है, और महाराष्ट्र गोवा का बेल्ट है। ये 4 बेल्ट में बेसिकली आयरन कंटेंट, आयरन माइंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से आयरन ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैंने अपने दिमाग में एक इंडिया के मैप को देख लीजिए और स्टेट्स का लोकेशन को देख लीजिए, वो आप लोग को वैसे भी आता है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक बार रखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मैंगनीज। It is mainly used in the manufacturing of steel and ferromanganese alloys. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. देखिए आयरन से स्टील में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आयरन का कुछ अपना प्रॉपर्टी है लेकिन स्टील का कुछ एडवांस प्रॉपर्टी है। तो आयरन में कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है, तब जाकर वो स्टील में कन्वर्ट होता है।
क्योंकि स्टील कोरोजन रेजिस्ट करता है, स्टील मजबूत भी होता है, कोरोजन को भी मात देता है, लॉन्ग लाइफ होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको आसानी से हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वज़न ज़्यादा ले सकता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी लाने के लिए हम लोग को आयरन में बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ती है, तब जाकर हमारा जो डिज़ायर्ड क्वालिटी है वो मिल पाता है। It is also used in the manufacturing of bleaching powder, insecticides and paints। ये मैंगनीज के बारे में ये एक नंबर का क्वेश्चन मैंने देखा है। नेम द मिनरल विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स, ये लिखा है। 2-3 जगह मैंने क्वेश्चन में देखा है, तो आपको याद रखना होगा दैट मिनरल इज कॉल्ड एज मैंगनीज। नेक्स्ट है मेटालिक सेक्शन में नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का स्पेशली आ जाएगा कॉपर। तो नॉन फेरस मिनरल इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड। These minerals play a vital role in the number of metallurgical, engineering and electrical industries। ये बहुत बड़ा पार्ट रोल करता है हमारे ये सभी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हो, चाहे इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कॉपर, कॉपर का कुछ प्रॉपर्टी होता है। इट इज़ मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर बहुत ज़्यादा इसकी मैलिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, वो आपके साइंस बुक में 100% होगा ही होगा। मैलिबिलिटी का मतलब होता है हम लोग थिन शीट में जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल हो गया जिसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम लोग कॉपर वायर्स को यूज़ करते हैं अपने घरों में। मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कॉपर का यूज़ होता ही है। द बालाघाट माइंस इन द मध्य प्रदेश, खेत्री माइंस इन राजस्थान एंड सिंगभूम माइंस ऑफ झारखंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। हो सकता है एक नंबर का पूछे, नेम टू कॉपर लीडिंग कॉपर इंडस्ट्रीज ऑफ को सॉरी नेम 2 और 3 कॉपर माइंस ऑफ इंडिया, या लोकेट 2 और 3 कॉपर माइंस इन इंडिया। तो आपको याद रखना होगा मध्य प्रदेश का बालाघाट माइंस और सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट का झारखंड का सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए सिंगभूम कहाँ पर है, मैं बता दूँ, ये जो टाटा, जहाँ हम लोग का टाटा का स्टील प्लांट है वो सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट में है, और वो ये कॉपर के माइंस के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है? Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminum silicates। क्योंकि एल्युमिनियम जो निकलता है वो उसका ओर का नाम ही है बॉक्साइट। इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के बारे में ये चीज़ है कि एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्युमिनियम हैज़ अ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलिबिलिटी। एल्युमिनियम का अपना प्रॉपर्टी है, उसका मैलिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग भी है और मैलिएबल भी है। इसीलिए जितने भी एरोप्लेन्स के बॉडी होते हैं वो एल्युमिनियम से बने होते हैं, ताकि वो लस्चरस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, एयर के फ्रिक्शन को भी नहीं पकड़ता है, गर्म भी नहीं होता है, और बहुत आसानी से मतलब मजबूती तो देता ही देता है, साथ ही साथ किसी भी शेप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर एयरप्लेन का बॉडी एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है। डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, माइकॉल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी। तो बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में ही आता है, रायपुर, बिलासपुर, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश में आता है। तो ये सारी जगह पर ये बेसिकली बॉक्साइट का डिपॉजिट पाया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा नॉन मेटालिक मिनरल्स है। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम लोग को पढ़ना है माइका बेसिकली, उसके बाद रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन पढ़ना है। तो माइका के बारे में क्या पढ़ना है? माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। माइका इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। माइका ये माइका को हिंदी में अबरक कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कुछ चीज़ चमकता रहता है, छोटा छोटा टुकड़ों में चमकीला होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको माइका कहते हैं। माइका इज मोस्ट
इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये बिना माइका का यूज़ किए सर्किट्स वगैरह नहीं बन सकता। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो माइका से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि माइका हैज़ अ एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग ऑपरेटिज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। तो इस माइका का कुछ प्रॉपर्टी है जिसके चलते उसको हम लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बना है और पूछा भी गया है, हालांकि ये और में पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज रखे तो और वाला भी कभी कभार बहुत बार हम लोग का जान बचा देता है। जैसे वाई माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, या फिर स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ माइका विच एनेबल इट फॉर द यूज इन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो माइका का प्रॉपर्टी क्या है? माइका इज एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक strength. Mica is having excellent dielectric strength, low power loss factor. माइका में पावर लॉस बहुत कम होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होता है और रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके चलते माइका का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू में जो कोडरमा है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर माइका का बहुत बड़ा डिपॉजिट वहीं पर पाया जाता है। नेक्स्ट है रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन पढ़ेंगे जिसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन द रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। इट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। बहुत बार इससे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है। डैश इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस के लिए तो सभी को पता है कि लाइमस्टोन कोक यूज़ करते हैं, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री में भी लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। रॉक मिनरल्स का यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री और आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए ही किया जाता है, उसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, वही डाला जाता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को कंजर्व क्यों किया जाए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाई मिनरल्स शुड बी कंजर्व्ड, या फिर जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर रिक्वायर्ड। इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है और अक्सर पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कहीं ना कहीं आपको इंक्लूडेड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके 4 पॉइंट्स है बेसिकली, और इसी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 2 नंबर का है तो पॉइंट्स लिख दीजिए, 3 नंबर का है तो एक्सप्लेन कीजिए, 4 नंबर का है तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है कि मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसको बनने में और इकट्ठा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। एंड कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लेड टू द डिप्लेशन ऑफ मिनरल्स। अगर लगातार हम लोग निकालते रहे, इससे क्या हो रहा है, उसका डिप्लेशन हो रहा है, उसका क्वांटिटी घट रहा है, अर्थ से उसका क्वांटिटी घट रहा है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा बनने में। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होगा कि फ्यूचर जनरेशन को ये चीज़ मिलेगा ही नहीं, हम लोग अभी इसको ख़त्म कर देंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज द मिनरल्स इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। इसी से क्वेश्चन बनता है व्हाई द मिनरल्स शुड बी यूज इन प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। तो इसका जवाब ये आप लिखोगे कि एक तो मिनरल नॉन रिन्यूएबल होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है बनने में इसको खाली, और इसका जो कंटिन्यू हम लोग निकाले जा रहे हैं, ये क्या होगा, डिप्लेशन को फॉर्म करेगा, डिप्लेशन कर देगा, क्वांटिटी घटा देगा, फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए सस्टेनेबल यूज प्लानिंग करना होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट डिमांड को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि आज का डिमांड भी पूरा हो जाए और भविष्य के लिए भी रखा रहे। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है। चलिए
कभी भी आप लोग का अगर क्वेश्चन आए कि वाई व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या व्हाट इज सस्टेनेबल प्लानिंग फॉर आयरन ही नहीं, बॉक्साइड ही नहीं, किसी भी मैटर में आए तो सस्टेनेबल का मतलब मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट डिमांड को पूरा करते हुए फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखना, बचा के रखना, यही सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग है। आशा करता हूँ आप लोग इसी को बढ़िया से लिख के उस जो भी टॉपिक पूछे उसको एकदम बढ़िया से एकदम लिख देना, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही देगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एनर्जी रिसोर्सेस क्या होता है? तो एनर्जी रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल फॉर्म में होता है। तो कन्वेक्शनल में फायरवुड, कैटल डंग केक, ये कैटल डंग केक है, ये कोई केक नहीं है, गोईठा कहते हैं जो गोबर से बनता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वेक्शनल सोर्स में आता है, सॉरी कन्वेंशनल सोर्स में आता है। और नॉन कन्वेंशनल में आता है जो सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। याद रखिएगा, इससे बहुत बार पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में डैश इज अ टाइप ऑफ, जैसे फायरवुड या कैटल डंग केक या कोल एंड पेट्रोलियम इज अ टाइप ऑफ डैश टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो वो सब आएगा कन्वेंशनल में। और नॉन कन्वेंशनल में आएगा सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट है इसी का है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसमें हम लोग को कुछ कुछ खास को पढ़ना है। जैसे कोल, कोल के बारे में क्या पढ़ना है? इट इज़ मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, क्योंकि कोल एक फॉसिल फ्यूल है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको भी लगता है बनने में। तो फिलहाल अर्थ में सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट है। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द डोमेस्टिक नीड। ये डोमेस्टिक नीड है, ये घर घर में कोयले पे ही खाना पकता भी है लोगों का, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और पावर जनरेशन के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं। नेक्स्ट है लिग्नाइट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज़ सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट कोल that has been buried deep and subjected to increased temperature is coal that has been buried deep, ये बिल्कुल सबसे नीचे लेयर में मिलता है। subjected to increased temperature is called bituminous coal। मैं बता दूं लिग्नाइट, ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, नेम एक ग्रेड, नेम द लोएस्ट या पुअर ग्रेड ऑफ कोल, तो उसमें आप लिग्नाइट लिख सकते हो, पीट भी लिख सकते हो, PEAT, पीट और लिग्नाइट लो ग्रेड कोल है, ये ऊपर के लेयर में पाया जाता है। उससे हाई ग्रेड का कोल होता है बिटुमिनस, और बिटुमिनस से हाई ग्रेड का कोल होता है एंथ्रासाइट। तो याद रखिए, एक छोटा सा मैं टेप बना दूं कि पीट सबसे घटिया होता है, लिग्नाइट उससे थोड़ा सा बेटर होता है, उसके ऊपर आता है बिटुमिनस, और उस सबसे हाई क्वालिटी होता है तो एंथ्रासाइट। तो ये याद रखना होगा कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नेम टू हाई ग्रेड कोल एंड टू लो ग्रेड कोल, तो उसमें आपको लिखना होगा हाई ग्रेड में बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, और लो ग्रेड कोल में पीट एंड लिग्नाइट। तो एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। झरिया, रानीगंज, बोकारो, दीज आर द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स फाउंड इन झारखंड। तो कोल फील्ड्स के बारे में लिखना हो तो आप लोग झारखंड का झरिया, धनबाद, रानीगंज, बोकारो, ये सारा एरिया को आप दिखा सकते हो। यहीं से हम लोग को एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट सभी तरह के कोल मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट इस एरिया में ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में क्या है कि इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये जो पेट्रोलियम है ये हीट, लाइटिंग के अलावा लुब्रिकेशन के लिए भी इसी की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये पेट्रोलियम ही है। याद रखिए, पेट्रोलियम और पेट्रोल एक चीज़ नहीं है। पेट्रोल इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizers and numerous chemical industries। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ही, क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है दूसरे इंडस्ट्रीज़ को। हम लोग जो नॉर्मल वैसलिन भी यूज़ करते हैं ना, ये तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। गाड़ियों में जो ग्रीस यूज़ करते हैं, मोबिल ऑयल यूज़ करते हैं, डीजल, केरोसिन,
ये सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जब रिफाइनरी के अंदर जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीज़ें निकलती है। सबसे ऊपर गैसोलीन या पेट्रोल निकलता है, उसके बाद केरोसिन निकलता है, उसके बाद डीजल निकलता है, उसके बाद सबसे नीचे वो मोबिल ऑयल निकलता है और उसके भी नीचे टार निकलता है जिसको हम लोग अलकतरा भी कहते हैं, और उसके नीचे ग्रीस, ये सारा चीज़ मिलता है। ये सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसमें रिफाइन करके बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद ही बहुत सारे नए नए चीज़ें बनती है जो इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड के लिए भी यूज़ होता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो पेट्रोलियम का डिपॉजिट हमारे कंट्री में कहाँ है? एक तो मुंबई हाई में है, गुजरात में, आसाम में है। दीज आर द मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। हो सकता है मैप में अगर आए तो मुंबई हाई ज़रूर लिखेगा। मुंबई हाई हम लोग का अगर हम लोग मैप देखें तो ये गुजरात है, मुंबई हाई, मुंबई यहाँ पर है, तो मुंबई हाई बिल्कुल थोड़ा सा बाहर है, समुद्र में है। तो इस तरीके से आप लोग इसको मैप में शो कर दीजिएगा। तो ये ही जगह है, मुंबई, गुजरात और आसाम है पेट्रोलियम का प्रोडक्शन वाला एरिया। लेकिन जितना पेट्रोलियम हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है वो हमारे पूरे कंट्री के रिक्वायरमेंट के लिए सफिशेंट नहीं है, इसलिए पेट्रोलियम को बाहर से मंगवाया जाता है। हम लोग बहुत सारा पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं हमारे कंट्री में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। ये भी ज़मीन के नीचे ही पाया जाता है। ये सारे चीज़ें फॉसिल फ्यूल में ही काउंट होता है। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। जहाँ भी पेट्रोलियम का जहाँ डिपॉजिट होगा उसके ऊपर ही नेचुरल गैस का डिपॉजिट होगा, याद रखिए। नेचर ने ऐसा ही बनाया है। नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। इट इज़ कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। एक नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि डैश इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, तो उसमें लिखना होगा नेचुरल गैस। नेक्स्ट है द पावर एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। बहुत सारे पावर इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम लोग CNG कहते हैं इज़ यूज्ड इन द व्हीकल टू रिप्लेस द लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल का मतलब है पेट्रोल और डीजल। इन दोनों का कंजप्शन या कम करने के लिए या इन दोनों के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए एक नया विकल्प या ऑप्शन लाया गया है, उसको हम लोग CNG कहते हैं या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ये एनवायरमेंटल क्लीन भी होता है, ये पोल्यूशन बहुत ना के बराबर फैलाता है, कम से कम एनवायरमेंटल को तो साफ रखता है। इसीलिए जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा CNG की बसें चल रही है। आज के डेट में तो कार भी आने लगा है। चलिए, लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये याद रखना होगा, ये साउथ इंडिया के क्षेत्र में पड़ता है, दैट इज़ कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये अमरावती आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज। दो ही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बाय रनिंग वाटर एंड नेक्स्ट है बाय बर्निंग अदर फ्यूल। याद रखिए, दो ही तरीका। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इस तरीके का क्वेश्चन है। या फिर मेन 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उन दोनों में आपको लिखना होगा बाय रनिंग वाटर और बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स। तो बाय रनिंग वाटर में क्या होगा, विच डिवाइड्स द विच ड्राइव्स द हाइड्रो टर्बाइन। ये रनिंग वाटर क्या होता है, बड़ा जैसे टर्बाइन होता है ऐसे, ये फ्लो घूमता रहता है और यहाँ से हम लोग पानी को गिराते हैं तो ये क्या करता है, टर्बाइन को घुमाता है। ये टर्बाइन जनरेटर से जुड़ा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स द हाइड्रो टर्बाइन to generate hydroelectricity. It is a renewable source of energy and India has a number of multi-purpose projects like Bhakra Nangal, Damodar Valley Corporation, Koppili Hydel projects। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है इसी का ही दूसरा कि बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स, दूसरे फ्यूल को जलाकर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ों को जलाकर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है टू ड्राइव आउट द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर एंड इट यूजेज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स
फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है हम लोग का फ्यूल को बर्न करने के लिए। फ्यूल को बर्न करते हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है जलाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेम 3 या 2 या 4 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, टाइडल एनर्जी, ये सारा आएगा। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यूरेनियम एंड थोरोनियम आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। हमारे कंट्री में लगभग 6 से 7 एटॉमिक पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सबसे फेमस है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, ये उत्तर प्रदेश में है। आपका इससे कहीं जुड़ा कहीं ना कहीं मैप वर्क ज़रूर आता है, पूछता है कि नेम 1 एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया। तो है तो बहुत सारा, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो वो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट होगा, लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सनलाइट। तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स द सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये इस तरीके का दिखता होगा, छतों के ऊपर ऐसे सोलर पैनल्स लगाए रहते हैं। ये सन के हीट से चार्ज होकर इस चार्ज को बैटरी में कन्वर्ट करते हैं और बैटरी में ही सेव रहता है। इस तरीके से इसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर करके रख देता है बैटरी में, और उसका इस्तेमाल हम लोग दिन के बाद रात में आराम से बहुत देर तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंड पावर। नाम से ही पता चल रहा होगा, हवा की शक्ति। तो विंड पावर और द पावर इज यूज टू पावर इज द यूज ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जब विंड का पावर को हम लोग यूज़ करते हैं उसको विंड पावर एनर्जी कहते हैं। विंड टर्बाइन्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। तो नागरकोइल और मदुरई के बीच में बहुत लंबा विंड पावर प्लांट है। ये इस तरीके से, इसको हम लोग पवन चक्की भी कहते हैं। इस तरीके से 3 ब्लेड होता है, ये घूमता रहता है। हवा जिस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बहता है वो उसी डायरेक्शन में लगा दिया जाता है, और नीचे जनरेटर जोड़ के रखते हैं। ये ब्लेड घूमता है और ये जनरेटर चार्ज होता रहता है, और अल्टीमेटली उसकी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये रीन्यूएबल है, इंस्टेंटली है, साफ सुथरा भी है, और बहुत सारे खूबियों के साथ है। नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस हमारा क्या है कि बायोगैस इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट से जब हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जैसे गोबर को हम लोग सड़ाते हैं, उसको खास टैंक में रख के उसको जब सड़ाते हैं तो उससे गैस निकलता है, वही है बायोगैस। उसका इस्तेमाल हम लोग एज अ कुकिंग गैस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बत्ती वत्ती में डाल के हम लोग उसको, जैसे गैस का बत्ती होता है ना, वैसा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बायोगैस इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर। गाय माने पशुओं के गोबर से इस्तेमाल किया जाता है इस गैस को, और साथ ही साथ जब खाद इससे बनता है तो वो खाद को भी हम लोग डायरेक्ट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर। तो ये टाइड में बहुत शक्ति होती है, वो टाइड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, तो वो क्या करता है, टरबाइन को घुमा सकता है। टरबाइन को घुमाने के चक्कर में क्या होता है, इधर बिजली आउटपुट होता रहता है। तो when heat and in India, Gulf of Khambat and the Gulf of Kutch in Gujarat on the western coast and Gangetic Delta in Sundarban region of West Bengal provide ideal conditioning for utilization of tidal energy। ये जो एरिया है सुंदरबन का एरिया, गल्फ ऑफ कंबत हो गया, कच्छ हो गया गुजरात का, ये सब टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले एरिया हैं। नेक्स्ट है जियो थर्मल एनर्जी। तो जियो थर्मल एनर्जी क्या है, व्हेन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इट इज नोन एज जियो थर्मल एनर्जी। इन इंडिया जियो थर्मल एनर्जी इज हार्नेस्ड फ्रॉम
पार्वती वैली नियर मणिकरण मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड फ्रॉम पूगा वैली लद्दाख। तो यहाँ पर हम लोग जियो थर्मल एनर्जी को, यहाँ से हम लोग को इस जगह पर जियो थर्मल एनर्जी का मौजूदगी है और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। पहले गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, चेक करेगी, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करने के लिए लोगों को देगी। जब तक गवर्नमेंट ये नहीं आश्वस्त हो जाए कि अब ये सेफ मोड में है, ये नुकसान नहीं करेगा, लोगों का फायदा करेगा, तो इसलिए तो गवर्नमेंट पहले अपने अंडरटेक करती है, फिर लोगों के इस्तेमाल मतलब पब्लिक यूज़ करने के लिए बाद में सारे एक्सपेरिमेंट्स, एनालिसिस, टेस्ट कर लेती है, उसके बाद अलाउ करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जियो थर्मल एनर्जी है। ये व्हेन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम लोग सभी को पता है कि अर्थ के इंटीरियर में जो क्रस्ट, मेंटल और कोर वाला एरिया है, खासकर मेंटल और कोर वाला एरिया है, ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो हमेशा गर्म ही रहता है। एंड इट इज़, यही जो गर्मी है इसी को हम लोग जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। ये अर्थ का गर्मी है, अर्थ का थर्मल एनर्जी है। इन इंडिया जियो थर्मल एनर्जी इज हार्नेस्ड फ्रॉम पार्वती वैली नियर माइकरन इन हिमाचल प्रदेश एंड फ्रॉम पूगा वैली लद्दाख। ये दो जगह जियो थर्मल एनर्जी हम लोग को कंट्री में मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में और भी स्रोत मिल जाए, लेकिन फिलहाल ये दो जगह है जहाँ से हम लोग को जियो थर्मल पावर उपलब्ध हो रहा है। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि नेम द प्लेस ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर जियो थर्मल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड। तो आप लोग को लिखना होगा वहाँ पर माइकरन इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली फ्रॉम लद्दाख। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। भाई एनर्जी है तो खर्च होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन एनर्जी को अंधाधुंध खर्च कर देने से क्या होता है, डिप्लेशन हो जाता है, फिर वो सोर्स खत्म होने लगता है। एक जनरेशन में ही वो सोर्स खत्म हो जाएगा तो आने वाला जनरेशन के लिए तो वो कहानी बन के रह गया। इसीलिए कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। कंजर्वेशन करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए भी बचा रहेगा और उसके साथ ही साथ अल्टरनेट सोर्स भी हम लोग दूसरा ढूंढ लेंगे। तो इसी के ऊपर ये टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है कि एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कॉमर्शियल हो एंड डोमेस्टिक हो, सभी को एनर्जी की ज़रूरत है। चाहे मशीन चलाना हो या बल्ब जलाना हो, कहीं ना कहीं चाहे हवा करना हो, हर कंडीशन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, हर सेक्टर में। सो इट्स एन अर्जेंट नीड टू डेवलप सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप ये टॉपिक ही क्लियर हो गया होगा कि कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है। भाई जीवन है तो इंडस्ट्री है, घर है, सबके अंदर कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं और ये सभी काम होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो एनर्जी का अगर लगातार इस्तेमाल करेंगे एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर, तो क्या होगा, वो एनर्जी सोर्स ख़त्म हो जाएगा और एक समय आएगा कि फिर हम लोग आज जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं कल के डेट वो मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि दूसरे सोर्स को भी साथ ही साथ डेवलप करके रखा जाए ताकि पहले वाले सोर्स के ऊपर जितना लोड है वो कम हो जाए। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे कि वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वाई इट इज मोर डिमांडेबल दैट एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड। इस क्वेश्चन का आंसर यही सारा है। नेक्स्ट है नेम सम वेज दैट ईच वन ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट टू सेव एनर्जी। हम सभी क्या योगदान कर सकते हैं एनर्जी को बचाने में। ये हम सब के आदत से जुड़ा हुआ है, हम सबको पता भी है, फिर भी मैं इसलिए सिर्फ 4 ही पॉइंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने दिमाग से इस क्वेश्चन का पॉइंट्स निकालो और आराम से लिख कर आना अगर ये क्वेश्चन आया तो। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह पर अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत परेशानी होना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है उतना समय तक हम लोग का कुछ तो तेल बचेगा जो जलेगा नहीं। नेक्स्ट है स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। ये हम लोग के हैबिट में शामिल होना ही चाहिए कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तो स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑन करने से एनर्जी बर्बाद ही होता है। अगर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं
तब तो वो बढ़िया है, अदरवाइज जो नष्ट हो रहा है नष्ट मत कीजिए, क्योंकि एनर्जी जिस रूप से बन रहा है, तैयार हो रहा है ना, वो रूप बहुत कम है, वो रूप खत्म हो जाएगा। उस रूप को मेंटेनेंस करने में बहुत पैसा और एनर्जी लगता है। तो ये हम लोगों का फंडामेंटल या नैतिक राय होना चाहिए कि भाई एनर्जी बचाओ, एनर्जी को नष्ट मत करो। नेक्स्ट है यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। तो ऐसा बहुत सारा डिवाइस है हम लोग के, सबके मोबाइल में पावर सेव मोड तो रहता ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे नए नए डिवाइस आ रहे हैं, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सारा चीज़ आप वैसा वाला यूज़ कीजिए जो पावर को सेव करता हो। आज के डेट में जो एलईडी बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं, ये पावर सेव करता है और ये बहुत कम एनर्जी को भी कंज्यूम करता है, लेकिन रोशनी ज़्यादा देता है। याद कीजिए 100 वाट वाला जो बल्ब होता था पहले, वो 100 वाट एनर्जी लेता था, रोशनी उस हिसाब से नहीं दे पाता था। लेकिन हम लोग आज के डेट में जो 8 वाट, 9 वाट, 10 वाट का जो बल्ब यूज़ करते हैं, ये अच्छा खासा रोशनी देता है। तो ये पावर सेविंग ही है, एनर्जी सेविंग ही है। तो ऐसा ही इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह लगाए जाएंगे। पहले जो बड़े बड़े पंखे होते थे, आज के डेट में तो छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक पंखा आने लगा है, जो पावर भी कंज्यूम कम करता है और हम लोग का फ़ायदा भी ज़्यादा कराता है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि यूजिंग नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे प्रेशर लोड कम आएगा, इससे हमारा ही फ़ायदा है। चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझाने में मैं कुछ हद तक कामयाब हो पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि ये टॉपिक बहुत आसानी से आप लोग को क्लियर हो जाए। और मुझे लगता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हुआ हूँ। अगर फिर भी कहीं कोई वैसा टॉपिक रह गया जो नहीं क्लियर हुआ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।